वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी इस एनिमे का पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो देख, वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वेलकम मिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ काइजू नंबर 8 को। और आज हम इसके पार्ट 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पार्ट 1 के आखिर में हमने देखा था कि अचानक से एक मिस्टीरियस काइजू अपीयर होता है जो कि शिनोमिया को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है और वहाँ जितने भी काइजूस मरे होते हैं उन्हें वापस जिंदा कर चला जाता है। लेकिन तभी काफुका शिनोमिया को बचाने के लिए अपने काइजू रूप में आ जाता है और काइजू को मारकर शिनोमिया को बचा लेता है। खैर अब इनके टेस्ट के बाद फाइनली इनका रिजल्ट डे भी आ जाता है। तब सभी कैंडिडेट्स को एक एक एनवेलप दिया जाता है जिनके अंदर उनका रिजल्ट लिखा है। हमें काफुका का रिजल्ट शो नहीं किया जाता और अब इनकी ज्वाइनिंग का सेरेमनी का डे होता है जहाँ सारे कैंडिडेट्स आए होते हैं और हम रेनो को भी देखते हैं। लेकिन सभी लोग यहाँ पर सिर्फ काफुका का ही वेट कर रहे थे। तभी यहाँ शिनोमिया भी आ जाती है। अब कैंडिडेट्स में से एक बंदा रेनो से जाकर काफुका के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले कि रेनो कुछ बोल पाता यहाँ मीना आ जाती है। कैप्टन मीना भी स्टेज पर आकर शिनोमिया को स्टेज पर बुलाती है क्योंकि शिनोमिया ने ही इस टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया है, इसीलिए वो ही अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। अब मीना उसका शुक्रिया करती है और बताती है कि शिनोमिया के साथ साथ टोटल 27 कैंडिडेट्स हैं जो कि इस एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। कैप्टन मीना शिनोमिया का बहुत ज्यादा शुक्रिया करती है क्योंकि अगर वो बड़े काइजू को नहीं मारती तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन ये सुनकर शिनोमिया को काफुका की याद आ जाती है और वो याद करती है कि असल में काफुका था जिसने कि उस बड़े काइजू को मारा और वो ही इस स्टेज को डिजर्व करता है, ना कि शिनोमिया। शिनोमिया याद करती है कि कैसे काफुका ने उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया और साथ ही अपनी स्माइल से शिनोमिया को बचाया भी। ये सोचकर शिनोमिया उदास हो ही जा रही होती है कि तभी काफुका भी सेरेमनी में एंट्री लेता है। काफुका को देखकर सारे कैंडिडेट्स एकदम खुश हो जाते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मीना सभी ऑफिसर्स के साथ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर रही होती है। तब मीना बोलती है कि काफुका हिबिनो इस टेस्ट में फेल हो चुका है क्योंकि काफुका का एप्टीट्यूड टेस्ट के दौरान बिल्कुल 0 रिजल्ट आया था और ऊपर से उसके पॉइंट्स भी इस टेस्ट में सबसे 0 है। पर तब होशिना बोलता है कि भले ही उसका 0 रिजल्ट आया हो लेकिन वही था जिसने टेस्ट के दौरान सभी कैंडिडेट्स को बताया कि काइजूस का वीक पॉइंट कौन सा है और बिना सोचे समझे उसने टेस्ट के दौरान सबकी मदद करी। होशिना आगे बोलता है भले ही उसका एप्टीट्यूड टेस्ट के दौरान 0 रिजल्ट आया हो लेकिन वो बहुत ज्यादा फनी है और इसीलिए मैं उसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये थोड़ा अजीब है लेकिन होशिना को उसका फनीपन बहुत ज्यादा पसंद आया इसीलिए उसने उसे सेलेक्ट कर लिया। प्रेजेंट में हमें पता है कि होशिना ने ही काफुका को सिलेक्ट किया है। सभी लोग अब काफुका को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब मीना अपनी स्पीच चालू करती है और वो काफी तगड़ी सी स्पीच देती है और बोलती है मैं हमेशा ही तुम्हारे आगे खड़ी रहूंगी, तुम्हारी ढाल बनकर। ये सुनकर काफुका तो कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाता है और बोलता है और मैं तुम्हारे बगल में खड़ा रहूंगा मीना। ये सुनकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि काफुका ने मीना को उसके नाम से बुलाया था। तब मीना काफुका से बोलती है काफुका हिबिनो तुमने अपने सीनियर को उसके नाम से बुलाया, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट दी जाती है और पनिशमेंट के तौर पर काफुका को 100 पुशअप्स मारने को कहा जाता है। ये सुनकर काफुका एकदम हैरान हो जाता है और उसके होश ही उड़ जाते हैं जो देखकर होशिना हंसने लगता है और सोचता है ये तो यही चालू हो गया, ये कितना फनी है। पर तब होशिना मीना की तरफ देखता है और पाता है कि मीना हंसी और मीना को हंसता देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि मीना पहली बार हंस रही थी। अब काफुका मीना के जाने के बाद सेरेमनी में ही 100 पुशअप्स मारने लग जाता है। पर तब हमें होशिना का असली मकसद पता चलता है कि आखिर क्यों उसने काफुका को सेलेक्ट किया है। होशिना बताता है कि टेस्ट के दौरान जब सभी काइजूस वापस से जिंदा हो रहे थे तभी हमें एक नए काइजू की रीडिंग आई थी जो कि 9.2 से 9.8 के बीच में थी। हमारी नजर सभी के ऊपर थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था लेकिन तब सिर्फ काफुका ही था जिसके वाइटल हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। मैं ये मानना तो नहीं चाहता लेकिन ये बंदा जरूर उस काइजू से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर होशिना को काफुका पे पूरा डाउट है कि वही वो काइजू नंबर 8 है। काफुका को 100 पुशअप्स मारते ही उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है। तब शिनोमिया काफुका से बोलती है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, लेकिन काफुका इसके लिए बिल्कुल नहीं मान रहा होता। तब शिनोमिया उसे खींचकर एक लात मारती है ताकि उसकी अकल ठिकाने पर आए। और अब अगले सीन में तीनों एक कैफे के अंदर मिलते हैं जहाँ काफुका शिनोमिया को अपनी सारी कहानी बताता है कि आखिर वो एक काइजू कैसे बना। काफुका की इस बात को शिनोमिया हजम ही नहीं कर पाती कि उसने एक काइजू को खा लिया। काफुका बोलता है अगर हम ये डिफेंस फोर्स को बताएं तो शायद वो लोग मुझे हील कर दें। पर तब शिनोमिया उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, भले ही तुम्हारे बताने के बाद वो तुम्हें अभी नहीं मारेंगे लेकिन वो तुम पर दिन रात एक्सपेरिमेंट करेंगे और मैंने तो सुना है कि वो अच्छे काइजू के ऑर्गन काट कर एक स्पेशल वेपन भी बनाते हैं। इस सुनकर काफुका एकदम डर जाता है, उसकी आत्मा बाहर आ जाती है और वो शिनोमिया को पकड़कर बोलता है प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना, प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। शिनोमिया उसे मारकर खुद से दूर करती है और बोलती है मैं इससे एग्री करती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है
इसलिए मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। पर तब शिनोमिया सीरियस होकर बोलती है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम काइजू इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहे हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। गाइस लिटरली शिनोमिया की ये बात मुझे किसी मजाक से कम नहीं लग रही, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान वो उस बड़े काइजू को मार भी नहीं पाई थी और काफुका ने उसे चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया था। खैर अब इनके ट्रेनिंग के पीरियड को देखते हैं, जहाँ हम रेनो को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर देखते हैं और वो अपने टारगेट्स को शूट कर रहा होता है और वो इस एक्सरसाइज को 2 मिनट 35 सेकंड में खत्म कर देता है। अब अगला नंबर इहारू का होता है, लेकिन इहारू को हम देखते हैं कि वो तो रेनो से जैसे कि एक कंपटीशन कर रहा हो और वो हमेशा ही रेनो से आगे रहना चाहता है और इसीलिए इहारू इस बार इस ट्रेनिंग ग्राउंड एक्सरसाइज को 2 मिनट 15 सेकंड में ही खत्म कर देता है और काफी ज्यादा फ्लेक्स करने लगता है। तभी शिनोमिया की बारी आती है और वो 1 मिनट 45 सेकंड में ही इस ट्रेनिंग को खत्म कर देती है और ये देखकर इहारू और रेनो को पता चल जाता है कि उनका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। इसके बाद काफुका का नंबर आता है जो कि इस ट्रेनिंग को 6 मिनट में खत्म करता है और अपने सूट का 1% को यूज कर पाता है और काफी ज्यादा खुश होते हुए शिनोमिया के पीछे भागने लग जाता है और बोलता है, देखा तुमने, मैंने 1% यूज किया, देखा तुमने, मैंने 1% यूज किया। शिनोमिया बोलती है, आखिर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, मैं 55% यूज करती हूँ। अब होशिना सबसे बोलता है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो एक ऑफिसर नहीं बन पाओगे। होशिना सबको डराने लगता है और बताता है कि तुम यहाँ पर बस 3 महीने के लिए हो, अगर तुम सही से ट्रेनिंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। और अब वो सबको ग्राउंड के 10 चक्कर मारने के लिए कहता है और जो भी इस पर सवाल उठाता है उसे 15 राउंड मारने के लिए कहता है। होशिना अब सोचने लगता है कि सभी लोग एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं और मुझे आशा है कि इससे ये सभी लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे और ये सोचकर होशिना काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद हम सभी कैंडिडेट्स को बात लेते हुए देखते हैं, जहाँ काफुका अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर रहा होता है, पर तभी उसकी सांस छूट जाती है और उसका पेट बाहर आ जाता है, जो देखकर हियारू काफी जोरों से हंसने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही शिनोमिया बात लेने जाती है वो वहाँ पर मीना को पाती है और उसकी मसल्स देखकर एकदम इंस्पायर्ड हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ इहारू सभी कैंडिडेट से पूछता है कि आखिर वो सब ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं और डिफेंस फोर्स को ही ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं। सभी लोग अपने रीजन देते हुए बताते हैं कि मीना ने ही एक बार उनकी जान बचाई थी और इसीलिए वो सभी मीना से इंस्पायर्ड हैं। इन सब की बातें सुनकर काफुका एकदम हैरान हो जाता है कि सभी लोग मीना की वजह से यहाँ पर आए हैं। अब वो लोग काफुका से पूछते हैं कि आखिर आप डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना क्यों चाहते हो। तब काफुका खुलकर बताता है कि वो और मीना बचपन के दोस्त हैं और ये सुनकर सभी लड़के एकदम हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, क्या मतलब है कि तुम बचपन के दोस्त हो और तुमने उन्हें एक प्रॉमिस किया था कि तुम डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करोगे। सभी लोगों के एकदम होश उड़ जाते हैं कि काफुका मीना का बचपन का दोस्त है और अब काफुका यहाँ से जाने लगता है, पर सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और मीना के बारे में और उसके बारे में सारी बातें पूछने लगते हैं। अब जैसे ही सारी लड़कियां नहाकर बाहर आती हैं, वो देखते हैं कि सभी लड़के जमीन पर लेटे हैं। वो लोगों ने कुछ ज्यादा ही स्टीम बात ले ली, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद हम सभी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग को देखते हैं। सभी पूरी मेहनत कर रहे होते हैं और रात में भी जब सब सो रहे होते हैं तब काफुका पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर होशिना आ जाता है और काफुका को जाकर सोने के लिए बोलता है, लेकिन काफुका बोलता है कि उसे अभी और मेहनत करनी है क्योंकि उसने मीना से प्रॉमिस किया है और वो उसके बगल में खड़ा होकर रहेगा। ये सुनकर होशिना बोलता है, यानी कि तुम मेरे वाइस कैप्टन का स्पोर्ट छीनना चाहते हो। काफुका बोलता है कि ऐसा मैंने नहीं बोला, लेकिन होशिना बोलता है तुम्हारे बोलने का यही मतलब है। होशिना काफुका से बोलता है, मैं तुम्हें कैप्टन मीना के करीब कभी नहीं जाने दूंगा और तुम्हें और किसी के भी करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इधर तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम एक ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। होशिना डोर की की रखकर बोलता है, इस जगह की सफाई कर देना और सोने चले जाना और मैं तुम्हें कैप्टन मीना के करीब कभी नहीं जाने दूंगा और अब सो जाओ, वरना क्या पता कब क्या हो जाए। होशिना कैसे बोलते ही अलार्म बजने लगता है कि काइजू का कहीं पर अटैक हुआ है और होशिना काफुका से बोलता है, देखा मैंने बोला ही था, तो चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे मिशन पर भेजता हूँ। अब इसके बाद हमें सीधा कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब कैप्टन मीना आ जाती है और कैप्टन के आते ही उसकी जूनियर उसे सारी रिपोर्ट देने लगती है और बताती है कि जिस एरिया से काइजू का सिग्नल उन्हें अभी आया था वहाँ से लोग को निकाल कर सेफली बंकर्स में ले जाया जा रहा है और ये बंकर्स एक पार्किंग लॉट में बनाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा होंजू होता है जिसके अगल बगल काफी सारे छोटे छोटे काइजूस हैं और ये काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। अब ये सभी लोग तय करते हैं कि ये लोग इस काइजू को बिल्कुल बीच में मारेंगे। मीना यहाँ बोलती है कि वो अपनी स्नाइपर से बड़े वाले काइजू को संभाल लेगी और बाकी नई यूनिट सारे छोटे वाले काइजूस को मारेंगी। इसके बाद सभी लोग मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम गाड़ी के अंदर होशिना को अपनी टीम के साथ देखते हैं, जिसके अंदर काफुका भी होता है। सभी रिक्रूट्स का ये पहला मिशन होने के कारण वो सभी लोग काफी ज्यादा नर्वस होते हैं, पर वही काफुका उसे उल्टी आ रही होती है और वो इतने सीरियस मूवमेंट को भी एकदम फनी बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के 4 बज जाते हैं और बंकर्स के अंदर काफी सारे लोगों को बचा लिया गया है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिफेंस फोर्स की एक टीम काइजू पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसके बाद हम देखते हैं होशिना की टीम को, जहाँ काफुका नर्वस
नर्वस होने के साथ साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। काफुका अपने सामने हैरानी से काफी बड़े काइजू को देख पाता है जो कि लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कैप्टन मीना सबको बताती है कि वो अपनी टीम के साथ बड़े वाले काइजू को संभाल लेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा वाला काइजू अपने अगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे काइजू को प्रोड्यूस करता जा रहा है, तो कम से कम इन लोगों को पहले उन्हें मारना होगा। होशिना सबसे बोलता है कि जितने भी हायर ऑफिसर हैं वो सभी आगे रहेंगे और जिन्होंने भी अभी न्यू ज्वाइन किया है वो सबसे आखिर में रहेंगे। और अब सभी लोग अपने मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ बंकर के अंदर से आर्मी हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर देती है कि सभी लोगों को वहाँ से बचा लिया गया है और अब हेडक्वार्टर से ये बात सभी तक पहुँचा दी जाती है और मिशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ काफका सोचता है कि उसे इस मिशन में खुद को साबित करना होगा, क्योंकि होशिना ने सबसे कहा था कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो 30 दिन बाद तुम्हें फायर कर दिया जाएगा, और यही बात काफका रेनो से कर रहा होता है। अब हम उन छोटे छोटे काइजूस को देखते हैं जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ मीना अपने अटैक पॉइंट पर पहुंच जाती है जहाँ से वो स्नाइपिंग करने वाली है। अब सभी लोग बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन काफका आराम से उतर के नीचे आता है और अब सभी लोग बड़े वाले काइजूस पर रॉकेट शूट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इन रॉकेट से उस काइजू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ काफका अपने सूट की पावर को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा होता है और उसे लगता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन तब ये काइजू से उड़ा कर चला जाता है। ये देखकर शिनोमिया उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी उनके सीनियर उनसे बोलते हैं, अब क्या हमें तुम्हारा किसी बच्चे की तरह ध्यान रखना होगा? क्या तुम लोग किसी जगह बैठ कर ये सब देख नहीं सकते? ये सुनकर शिनोमिया को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद शिनोमिया अपना जलवा दिखाती है और अपने सामने सभी छोटे काइजूस को मारकर नीचे गिरा देती है और ये देखकर सभी सीनियर एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी काफका पीछे कचरे के ढेर में से शिनोमिया की तारीफ करता है। अब सेक्टर एफ में हमें रेनो और इहारू को दिखाया जाता है। दोनों अपने पहले मिशन में ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और हम जानते हैं कि इहारू रेनो को अपना कंपटीशन मानता है और अब जैसे ही इहारू को लगता है कि वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तभी वो पीछे देखता है कि रेनो ने एक बहुत बड़े काइजू को मार गिराया है। ये देखकर इहारू एकदम हैरान हो जाता है और रेनो से पूछने लगता है। तब रेनो उसे बताता है कि उसने अपने स्टाइल को फ्रीजिंग स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है और ये उसे सूट भी करता है। इससे वो काइजू की स्पीड को धीमा कर उन्हें मार देता है। अब हमें बाकी कैंडिडेट्स को भी दिखाया जाता है जो कि सच में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अपने नए रिक्रूट्स की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर उनके सीनियर्स खुद पर काफी ज्यादा डिमोटिवेट फील करने लगते हैं। खैर काइजू की मारने की लगातार रिपोर्ट्स हेडक्वार्टर में दिए जा रही होती है और काफका भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो ये फील कर पाता है कि वो बैटलफील्ड के अंदर किसी काम का नहीं है। तब उसे अपने सीनियर की बात याद आती है जब उसके सीनियर ने कहा था तब तक छुपे रहो जब तक तुम्हें उसका कोई कमजोर हिस्सा ना मिल जाए। और यही सोचकर काफका मरे हुए काइजूस की बॉडी को चीरफाड़ कर उनकी कमजोरियों को ढूंढने लगता है और इनसे उन्हीं लोगों को मदद मिलेगी काइजूस को मारने में। अब काफका काइजू को चीरफाड़ कर ये समझ जाता है कि ये काइजू किसी फंगस की तरह है और आमतौर पर जहाँ इनका कोर होना चाहिए था वहाँ नहीं है। और अब थोड़ी देर में ही काफका उसके कोर को ढूंढ लेता है और सीधा होशिना को रिपोर्ट करता है और उसे बताने लगता है कि इन काइजूस के अंदर इनका कोर इनकी गर्दन के नीचे है और अगर हमारे ऑफिसर साइड से इन पर अटैक करेंगे तो इन्हें मारने में ज्यादा आसानी होगी। काफका होशिना को एक बात और बताता है कि इन काइजूस के ऊपर एक व्हाइट कलर की प्रोटेक्टिव शील्ड एक फंगस टाइप बना हुआ है जिसके कारण ये लोग खुद को वापस से रीजनरेट या प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर चाहे ये मरी क्यों ना जाए, जब तक हम इनके ऊपर के फाइट पंप को नहीं मारेंगे तब तक ये नहीं मरेंगे। इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर होशिना काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और काफका की तारीफ भी करने लगता है और अब होशिना हेडक्वार्टर में बोलकर सभी ऑफिसर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बोलता है। अब काफका मरे हुए काइजूस के ऊपर की व्हाइट शील्ड को हटाने के लिए जाता है, लेकिन मन में बस वो यही सोचा होता है कि मैं मीना तुम्हारे बगल में खड़ा जरूर होऊंगा। तभी यहाँ पर हमें बड़े वाले काइजूस के ऊपर काफी सारे अटैकों को दिखाया जाता है। काफी सारी मिसाइलों से लगातार उस बड़े वाले काइजू पर अटैक किया जा रहा होता है और हम देखते हैं कि सारे डिफेंस वाले ऑफिसर सभी उसके पैरों पर गोली मार रहे हैं। और अब हम कैप्टन मीना को देखते हैं जो कि काफी दूर से एक बहुत बड़े वेपन के साथ रेडी होती है। अटैक करने से पहले मीना अपने मन में काफका की अपनी पुरानी बातों को याद करती है, जहाँ बचपन में काफका ने उससे कहा था हम दोनों में से देखते हैं कौन सबसे कूल ऑफिसर बनता है। और प्रेजेंट टाइम में मीना देखती है कि काफका उसके बगल में होता है और मन में बोलती है तो देखो काफका इस टाइम पे मैं ऐसी हूँ, और फिर अपने टारगेट को लॉक कर उस पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन इस अटैक से भी काइजू पूरी तरह से मरता नहीं है और हम उसके कोर को देख पाते हैं। लेकिन तभी मीना एक और बार फायर करती है और इस बार उसका कोर भी उड़ जाता है और अब मीना बिना रुके 2 बार और फायर करती है और उस काइजू को पूरी तरह से तबाह कर देती है। और इस समय कैप्टन मीना की अनलिश पावर 96% थी। ये सब देखकर काफका काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन तभी उसके बगल से होशिना आता है और बोलता है तुम देख रहे हो ना कैप्टन मीना कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर तुम्हें उनके बगल में खड़े होकर उनके साथ लड़ना है तो तुम्हें भी इतना स्ट्रांग बनना होगा। तब काफका होशिना से ही पूछता है तो क्या आप ये कर सकते हो वाइस कैप्टन? पर होशिना काफी मजे में बोलता है नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता और हंसने लगता है, जिसके बाद वो काफका को समझाता है लॉन्ग रेंज फाइट में मेरी अनलिश पावर कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन अगर बात क्लोज रेंज
फाइट की हो या फिर बात छोटे मोटे काइजूस को मारने की हो, तभी उसके पीछे एक काइजू आ जाता है और इससे पहले कि काफका कुछ कह पाता उतनी ही देर में होशिना उस काइजू को टुकड़ों में काट के रख देता है और इसमें एक सेकंड भी नहीं लगता। ये देखकर काफका एकदम हैरान हो जाता है और होशिना बोलता है, मैं इसी बारे में बात कर रहा था, क्लोज रेंज में मैं बहुत अच्छा फाइटर हूँ। होशिना काफका को बताता है कि उसकी फैमिली काइजूस को मारने वाले एक ऐसे क्लैन से है जो कि मोरोमाची पीरियड से लड़ते आ रहे हैं। होशिना बोलता है कि किसी भी फोर्स के कैप्टन और वाइस कैप्टन को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होना चाहिए और इसीलिए उन्हें खास तरह का वेपन भी दिया जाता है। अब क्योंकि बड़ा वाला काइजू मर जाता है, लेकिन होशिना सबसे बोलता है भले ही बड़ा वाला काइजू मर चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने अंदर से छोटे छोटे काइजूस को रिप्रोड्यूस कर रहा है। हम देखते हैं कि छोटे काइजूस की एक पूरी सेना बन जाती है और वो आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। होशिना यहाँ पर नए रिक्रूट्स को बोल देता है कि सुबह हो चुकी है तो तुम घर जाकर ब्रेकफास्ट कर सकते हो और ये सुनकर जो नए रिक्रूट्स के सीनियर मेंबर होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब यहाँ से हम देख लेंगे, तुम जाओ बच्चों। लेकिन हम देखते हैं कि नए रिक्रूट्स में से कोई भी वापस नहीं जाता और लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। जहाँ हेडक्वार्टर में भी ये देखा जाता है कि सारे नए रिक्रूट मेंबर काफी ज्यादा थक चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बिना हार माने आगे बढ़ते जा रहे हैं। तब होशिना बोलता है ये डिसीजन उनका खुद का है और यही उन्हें अलग बनाता है और ऊपर से यही वो टाइम है जहाँ ज्यादातर ऑफिसर खुद को गिरा लेते हैं। इनके पहले मिशन के हिसाब से ये इनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर ये इस लेवल को पार कर लेते हैं तो ये एक अलग ही लेवल पे चले जाएंगे और इनमें से ही काफी लोग आगे जाकर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेंगे और मेरे हिसाब से शिनोमिया किकुरु वो आगे जाकर एक कैप्टन बन सकती है और साथ ही रेनो इचिकावा भी। हिहारू अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि उसने इतनी कड़ी ट्रेनिंग करी लेकिन चाहकर भी वो रेनो को पीछे नहीं छोड़ पा रहा। अब ये दोनों लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तब इनके सामने एक मरे हुए काइजू के पास काइजू डिस्पोजल टीम का एक मेंबर होता है, जिसे देखकर रेनो बोलता है अभी तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अभी बहुत खतरा है। लेकिन वो बंदा सोचता है कि मैंने इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगाया था आखिर वो कौन निकाल रहा है, क्या डिफेंस फोर्स में कोई ऐसा भी है जो मेरे जितना ही काइजू के बारे में जानता है। और अब ये पर्सन इनकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम कुछ जानते हो। और हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे काइजू नंबर 9 में कन्वर्ट होने लगता है। अब हमें काइजू डिस्पोजल टीम को दिखाया जाता है जिन्हें पहले ही यहाँ पर बुला लिया गया है और ये लोग दूर से ही फाइट को देख रहे हैं और उसे खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये सभी मिलकर उस नए मेंबर की बातें कर रहे होते हैं जो कि यहाँ से गायब है। यहाँ इहारू उस बंदे से बोल रहा होता है हमें तुम्हारी यहाँ पर अभी कोई जरूरत नहीं है। तभी वो बंदा अपनी उंगली से एक गोली जैसी चीज शूट करता है जो कि सीधा इहारू के हर्ट के बगल में लगती है। ये देखकर वो बंदा बोलता है लगता है मैं इंसानी बॉडी के अंदर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा और तभी वो पूरी तरह से काइजू नंबर 9 में बदल जाता है। इहारू देखकर ही पहचान जाता है कि यही वो काइजू है जिसका सामना शिनोमिया से हुआ था। रिनो जल्दी से अपने लीडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। तब काइजू से बताता है मैंने कुछ दूरी के हिस्से को दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया है क्योंकि अब मैं तुम्हारी टेक्नोलॉजी को समझ चुका हूँ और ये मेरे लिए ही बहुत फायदेमंद है। अब काइजू नंबर 9 अपने शरीर से एक ऑर्गेनिक वेपन बनाता है और दोनों पर अटैक कर दोनों को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। काइजू नंबर 9 ये देखकर हैरान हो जाता है कि रेनो उसके अटैक को काफी आसानी से देख पा रहा है। आखिर ये हो कैसे सकता है। तभी हमें रेनो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो दोनों शिनोमिया से कैफे में मिलने गए थे। तब शिनोमिया ने काइजू नंबर के 9 के बारे में उसे बताया था कि जब भी काइजू नंबर 9 अटैक करने वाला होता है तो वो पहले अपनी उंगली को तैयार करता है और इससे तुम उसके हर अटैक का पता लगा सकते हो। इसी वजह से रेनो उसके हर अटैक को डॉज कर पा रहा होता है। रेनो यार उसे बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ और बैकअप को जल्दी लेकर आओ, लेकिन इहारू इसके लिए मना कर देता है। पर काइजू नंबर 9 के अटैक से वो जख्मी होने लग जाता है। तब रेनो से बाल बाल बचा लेता है और बोलता है प्लीज यार तुम यहाँ से जाओ और बैकअप को लेकर आओ। ये सुनकर इहारू भावुक हो जाता है और उसकी बात को मान लेता है। भले ही यहाँ रेनो को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता और टाइम को बाय करने की बात करता है ताकि वो इहारू को यहाँ से भगा सके। हम देखते हैं इहारू जब यहाँ से भाग रहा होता है तभी वो अचानक से गिर जाता है। तभी उसे हुस्ना की बात याद आती है जहाँ हुस्ना ने बोला था एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम बिल्कुल रुक जाओगे, एकदम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अपने सूट की 30-40% पावर को यूज करने के बाद तुम आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो इससे आगे बढ़ पाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, बस तुम्हें उसे निकालना है। इहारू इस चीज की काफी समय से प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि वो 20% पर स्टक हो चुका है और जिस दिन से उसे मीना ने बचाया है वो बस उसी की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है लेकिन वो नहीं बन पा रहा। इहारू खुद को पाता है कि वो एक जगह रुक चुका है लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेनो आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ रेनो काइजू नंबर 9 से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। काइजू को ये समझ में आ चुका होता है कि ये उसके अटैक को रीड कर रहा है और इसीलिए काइजू नंबर 9 अपने पीछे से 2 और हाथों को जनरेट कर लेता है और उनमें भी वेपन बनाकर रेनो पर अटैक करने वाला होता है। तभी उसके अटैक से इहारू रेनो को बचा लेता है। रेनो से डांटने लगता है लेकिन तभी इहारू बोलता है मुझे खुद से काफी ज्यादा नफरत है क्योंकि सबको मुझे बचाना पड़ता है और इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अब काइजू नंबर 9 बोलता है तो तुम इसे यहाँ से भगाना चाहते, मेरे होते हुए कोई भी जिंदा या मुर्दा चीज मुझसे बचकर नहीं जा सकती। इस
सुनकर इहारू बोलता है, लगता है हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। इहारू बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ओपनिंग क्रिएट करूंगा और तुम उसको एक अटैक में ही मार देना। और अब इहारू एक अलग सी बुलेट का इस्तेमाल करता है, जिससे काइजू नंबर 9 थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रेनो उस पर अटैक करने वाला होता है और मन में बस यही प्रे करता है कि काश एक बार, बस एक बार उसे कैप्टन मीना और शिनोमिया से ज्यादा पावरफुल बना दिया जाए। और सच में इस बार वो काफी ज्यादा पावर अनलीश करता है और एक काफी खतरनाक अटैक काइजू नंबर 9 पर करता है, जिससे हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटता है और हम देखते हैं कि इसका भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि काइजू नंबर 9 ने अपने अगल बगल एक ककून जैसी शील्ड बना ली थी। और अब काइजू नंबर 9 उसमें से बाहर निकलकर रेनो और हारू की बैंड बजा देता है। और यहाँ दूसरी तरफ होशिना के टीममेट उसे बताते हैं कि उन्हें रेनो और हारू का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है और साथ ही ना ही उनका कोई वाइटल हमें दिख रहा है। और ये बात काफुका भी सुन लेता है। तभी यहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि जो काइजू मर चुके हैं उनके अंदर से एक अजीब सी चीज निकल रही है। तब शिनोमिया भी यहाँ पर आ जाती है और वो समझ जाती है कि ये काइजू नंबर 9 है। काफुका भी इस बात को समझ जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेनो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता। और ये देखकर काइजू नंबर 9 बोलता है, लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक कि तुम मर न जाओ। ऐसा बोलकर वो रेनो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी इहारू उसको कवर करने के लिए उस पर काफी सारी बुलेट चलाता है, लेकिन काइजू नंबर 9 उसे भी काफी ज्यादा जख्मी कर देता है और वो रेनो पर लगातार गोलियां शूट करता है। जमीन पर पड़ा इहारू बस यही सोच रहा होता है कि वो अपने कॉमरेड को ऐसे मरने नहीं दे सकता। वो ये जानता है कि रेनो आगे जाकर पक्का एक कैप्टन बनेगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही सोचते हुए वो अपने सामने पड़ी गन को उठा लेता है, लेकिन वो गन पूरी तरह से टूटी होती है। इहारू अब रेनो को बचाने के लिए भगवान और शैतान दोनों से मदद मांगता है। और तभी यहाँ पर काइजू नंबर 9 के पीछे से काइजू नंबर 8 यानी हमारा काफुका आ जाता है। काफुका अपने एक मुक्के में ही काइजू नंबर 9 की मुंडी ही उड़ा देता है और ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है। काफुका देखता है कि रेनो काफी ज्यादा जख्मी है, लेकिन काइजू नंबर 8 को देखकर इहारू काफी ज्यादा हैरान हो चुका है। यहाँ काइजू नंबर 9 खुद को वापस से हील करने लगता है। तभी काफुका रेनो को साइड में ले जाता है और बोलता है, अब तुम खुद को हील होने दो। और अब वो काइजू नंबर 9 से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। काइजू नंबर 9 काफुका से बोलता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी तरह ही एक काइजू हो, तो आखिर तुम इंसानों की मदद क्यों कर रहे हो। लेकिन अंदर से काइजू नंबर 9 को ये फील हो रहा होता है कि काफुका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो तब भी अपने हाथों से एक बुलेट काफुका पे शूट कर देता है, जिससे काफुका जख्मी हो जाता है। और ये देखकर रेनो एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन तब भी काफुका अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए काइजू नंबर 9 अब बिल्कुल सीरियस हो जाता है और एक बहुत बड़ा अटैक काफुका के ऊपर करता है। पर तब हम देखते हैं कि काफुका अपनी एक चीख में ही उसके अटैक को रोक देता है और बिना किसी देरी के काइजू नंबर 9 पर अटैक करने लग जाता है और उसे हील होने का जरा भी मौका नहीं देता। काफुका के इतने खतरनाक अटैक को देखकर काइजू नंबर 9 एकदम कंफ्यूज हो जाता है और भागने की सोचता है, लेकिन तभी काफुका उसको मारते मारते उसके कोर का पता लगा लेता है और फिर एक बहुत खतरनाक अटैक उसके ऊपर करता है, जिससे काइजू नंबर 9 के बिल्कुल चिथड़े हो जाते हैं। उसका कोर भी एक्सपोज हो जाता है। काफुका उसके कोर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ 2 डिफेंस फोर्स के मेंबर आ जाते हैं और वो काफुका पर ही अटैक करने लग जाते हैं और इन्फॉर्म करके ये सबको बता देते हैं कि उन्हें काइजू नंबर 8 मिल चुका है। दूसरी तरफ हम शिनोमिया को देखते हैं जो कि काइजू को एक साइन बोर्ड से बीच में से फाड़ देती है। और तब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब काफुका और वो मिलकर रेनो को ढूंढने की बात करते हैं। तब काफुका अपने काइजू फॉर्म में ट्रांसफर होकर यहाँ से चला जाता है और अभी शिनोमिया ये सोच ही रही होती है कि वो कहाँ गया होगा, तभी उसे ये इन्फॉर्म होता है कि उन्हें काइजू नंबर 8 मिल चुका है। तभी यहाँ दूसरी तरफ काइजू नंबर 9 पूरी तरह से हील हो जाता है और काफुका से बोलता है कि वो अगली बार उसे खत्म कर देगा। साथ ही वो डिफेंस फोर्स के दोनों ऑफिसर पर अटैक कर देता है, लेकिन काफुका उन दोनों को ही बचा लेता है। तभी यहाँ से काइजू नंबर 9 भाग जाता है और अब काफुका भी यहाँ से भागने के लिए जमीन पर मुक्का मारता है और चला जाता है। यहाँ रेनो और हियारू को बचाने के लिए फोर्स आ चुकी होती है। काफुका भी थोड़ा बहुत जख्मी हुआ होता है और वो एक गली में होता है, लेकिन तभी यहाँ होशिना आ जाता है और वो आते ही काफुका पर अटैक करने लग जाता है। अब काफुका खुद को बचाने के लिए उसके अटैक को डॉज करने लग जाता है। होशिना से लड़ते वक्त काफुका को याद आता है कि कैसे होशिना ने बस 1 सेकंड में ही उस काइजू को मार दिया था। काफुका देखता है कि वैसे तो होशिना हमेशा हंसता रहता है, लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा सीरियस है। होशिना अपने लिमिटर को हटाने की परमिशन मांगता है और उसको परमिशन मिल जाती है, जिसके बाद वो अपने क्लोज कॉम्बैट की पावर को अनलीश करता है जो कि 92% होती है। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वाइस कैप्टन होशिना कितना ज्यादा पावरफुल है। होशिना अब काफुका पर अटैक करने लग जाता है और काफुका सोचता है कि वो होशिना पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके एक मुक्के में ही काइजू नंबर 9 की हालत एकदम खराब हो गई थी और इसीलिए वो होशिना पर अटैक नहीं कर सकता। लेकिन जब तक वो ये सोचता, होशिना उसे काटता हुआ आगे बढ़ जाता है और अब वो लगातार काइजू नंबर 8 पर अटैक करने लग जाता है। काफुका उसके अटैक को डॉज करने लगता है। होशिना की स्पीड और फुर्ती को देखकर काफुका काफी ज्यादा हैरान था। काफुका उसके अटैक को डॉज करते हुए ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि उतने में ही होशिना काफुका के हाथ
हाथ को काट कर उसके कोर को एक्सपोज कर देता है, पर काफुका जल्दी से खुद को हील कर लेता है और उसके अटैक को दोबारा से डॉज करने लग जाता है। और ये देखकर होशिना को कुछ तो अजीब लगता है और वो सोचता है यहाँ कुछ तो अजीब है, ये काइजू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आखिर ये मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। होशिना को लगता है कि शायद ये काइजू सीरियस नहीं है और अब होशिना सीरियस हो जाता है और अब वो अपनी ब्लेड से काफुका पर डबल अटैक करता है और उसके पैर को काट देता है। और अब दोबारा से वो काफुका पे ट्रिपल अटैक करने वाला होता है, पर काफुका समझ जाता है कि ये अटैक वो उसके कोर पे करने वाला है और इसीलिए काफुका पहले ही उसकी ब्लेड को पकड़ लेता है। जिसके बाद काफुका थोड़ा सीरियस होकर अपनी पावर को अनलीश कर एक अटैक करता है और ये देखकर होशिना की एकदम फट जाती है। पर हम देखते हैं कि ये अटैक काफुका ने होशिना के ऊपर नहीं बल्कि उसकी ब्लेड के ऊपर किया था और इसी मौके का फायदा उठाकर काफुका यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन होशिना इस बात से परेशान हो जाता है और वो कैप्टन मीना को ये बता देता है कि काइजू नंबर 8 भाग गया। अब यहाँ लगभग सुबह हो जाती है। हम किकोरू को देखते हैं जो कि काइजू के ऊपर ही बैठी होती है और बस यही सोची होती है कि उसे क्या काइजू नंबर 8 पर यानी काफुका पर ट्रस्ट करना चाहिए। तभी यहाँ काफुका पहुँच जाता है और उसे देखकर किकोरू एकदम खुश हो जाती है। काफुका की हालत थोड़ी खराब होती है और वो किकोरू से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसका बदला नहीं ले पाया। अब काफुका सीधा लेनो और हिहारू के पास जाने लगता है। तभी शिनोमिया उसे डांटने लगती है और बोलती है तुम्हारी हालत खुद इतनी खराब है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो और ऊपर से तुम अभी वाइस कैप्टन से लड़कर आ रहे हो। तभी हम दूसरी तरफ होशिना को देखते हैं जो कि काफी सैड बैठा होता है। तभी कैप्टन मीना पीछे से बोलती है लाइफ में पहली बार मैंने तुम्हें सैड देखा है। मीना पूछती है कि क्या सच में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। होशिना बताता है वो एक डाई काइजू था। मीना बोलती है यानी कि 5 साल पहले की ही तरह, पर तुम चिंता मत करो, काइजू नंबर 8 को देखकर लगता है कि वो बिना वजह इंसानों पर अटैक नहीं करता। तब होशिना रियलाइज करता है कि यही वो फीलिंग जो उसे काइजू नंबर 8 के साथ लड़ते हुए फील हो रही थी। उससे लड़ते वक्त होशिना को ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी इंसान से ही लड़ रहा है, न कि किसी काइजू से। कैप्टन मीना बोलती है कि अब तुम चिंता मत करो, हम उसे बाद में देख लेंगे। तभी यहाँ पर उनके स्क्वाडमेट उनसे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं हमें पता चला है कि जिसने इहारू और रेनो पर अटैक किया था वो वही काइजू है जिसने एग्जाम टाइम पर भी अटैक किया था। ये सुनकर कैप्टन मीना एकदम हैरान हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं जो कि एक टनल से जा रहा होता है। तभी उसके पीछे एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलकर काइजू नंबर 9 से बोलता है क्या तुम बहरे हो। तभी काइजू नंबर 9 उसे खा लेता है और उसकी गाड़ी भी चुरा लेता है और न्यूज में ये खबर आ रही होती है कि जिस काइजू ने एग्जाम टाइम पर हम पर अटैक किया था उस काइजू का कोड नेम है काइजू नंबर 9। और काइजू नंबर 9 सोचा होता है कि आखिर वो काइजू नंबर 8 को कैसे हराएगा। इसके बाद हॉस्पिटल में हम रेनो को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो पाता है कि उसके पास में काफका और शिनोमिया बैठे हैं। रेनो अब सीधा काफका का शुक्रिया करने लगता है उसकी जान बचाने के लिए। पर तभी ये सुनकर पीछे से यारू बोलता है आखिर तुम ये क्या बात कह रहे हो। और यारू को अपने बगल में देखकर रेनो एकदम हैरान हो जाता है। तब शिनोमिया बात को संभालते हुए कहती है कि अरे असल में काफका को उसके ऑर्गन के बारे में पता चला था ना, इसलिए उसको शुक्रिया बोल रहा है। इसके बाद डिफेंस फोर्स में इहारू और रेनो के ठीक होने की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है और सभी लोग बस उनका ही वेट कर रहे होते हैं। यहाँ काफी अच्छी फैसिलिटी और काफी अच्छा खाना दिया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये सब कुछ आरोहिची करवा रहा है। तब शिनोमिया बताती है कि हारुइची वो असल में काफी ज्यादा अमीर है, वो डिफेंस फोर्स की टेक्नोलॉजी का के मालिक का एक लौता वारिस है। सुनकर काफका एकदम हैरान हो जाता है। अब वाइस कैप्टन होशिना सभी लोगों को उनके पहले मिशन के लिए कांग्रेचुलेट बोलता है और जिसके बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग बियर पीने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सबको बियर चढ़ जाती है और वो लोग आपस में किसी न किसी बात पर लड़ने लग जाते हैं। यहाँ ये सभी मिशन के ऊपर ही बात करते हैं कि पहले मिशन से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है और उन्हें ये भी पता चला है कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। ये देखकर रेनो समझ जाता है कि सिर्फ वो ही नहीं है जो यहाँ पर अकेला स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि काफुका आओई से पंजा लड़ाने लगता है और होशिना हंस हंस कर पागल हो रहा होता है। इसके बाद हम हारुची को देखते हैं जो कि शेफ से बात कर रहा होता है और शेफ उसके फादर के बारे में उससे पूछता है। तब यहाँ आओई आता है लेकिन उनकी बात में टांग अड़ाए बगैर यहाँ से चला भी जाता है। इसके बाद होशिना एक अनाउंसमेंट करता है और बोलता है काफुका हिबिनो इस पहले मिशन में तुमने काफी लोगों की जान बचाई और तुम्हारी वजह से ही हमें काइजू का वीक पॉइंट और कोर के बारे में पता चला। इस वजह से तुम्हें नोटिस किया गया है और अब तुम्हें प्रमोट कर एक फुल ऑफिसर बना दिया गया है। तो अब तुम्हारा स्वागत है डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन में। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन मीना काफुका को कुछ नए बैचेस देती है और उसे बोलते हैं कि अब से तुम्हारा स्वागत है और अब तुम एक फुल ऑफिसर बन चुके हो डिफेंस फोर्स के। काफुका उसका शुक्रिया करता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मीना जाते जाते बोलती है देखो इस बात से तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, तभी अभी काफी ज्यादा मेहनत करनी है मेरे साथ खड़े होकर लड़ने के लिए। ये सुनकर काफुका समझ जाता है कि मीना को भी बचपन का प्रॉमिस याद है और इसीलिए काफुका बोलता है तुम बस मुझे देखती जाओ मीना। ये सुनकर मीना थोड़ा मुस्कुराती है और फिर मुंह फेर लेती है और फिर काफुका को दोबारा से पुशअप्स मारने की सजा देती है। मीना काफुका को बताती है कि होशिना के कहने पर ही हमने तुम्हें एक फुल ऑफिसर बनाया है, तो कम से कम उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना। अब रात के समय काफुका दोबारा से पढ़ रहा होता है और तब उसे याद आता है कि कैप्टन होशिना उसे दोबारा सुनाएगा, इसलिए वो जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि ट्रेनिंग रूम की लाइट जल रही है और जब वो वहाँ जाकर देखता है तो पाता है कि होशिना
होशिना काफी ज्यादा सीरियसली एक शैडो ट्राइब ट्रेनिंग कर रहा होता है। काफुका समझ जाता है कि होशिना काइजू नंबर 8 से लड़ने के लिए ही ट्रेनिंग कर रहा है। होशिना उसे नोटिस कर लेता है और काफुका के पूछने पर होशिना उसे बताता है, अगली बार जब मैं काइजू नंबर 8 से लड़ूंगा तो मैं उसे बीच में से फाड़ दूंगा। होशिना की ये बातें सुनकर काफुका की एकदम फट जाती है। होशिना वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ता है। तब काफुका सोचता है होशिना सच में काफी ज्यादा कमाल का है, वो डिफेंस के साथ साथ हमारा भी ख्याल रखता है और इसीलिए वो होशिना को सैल्यूट करते हुए बोलता है, मैं भी अपना बैटल फील्ड में पूरा योगदान दूंगा। तब होशिना उसका गला दबाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारे 1% पावर से मैं क्या ही कर लूंगा। लेकिन फिर वो बोलता है, तो कम से कम मैं तुम पर 1% का तो भरोसा कर ही सकता हूँ। एंडिंग में हम देखते हैं कि आसमान में काफी सारे ड्रैगन जैसे काइजूस उड़ रहे होते हैं और उनके ऊपर एक लाल रंग का एक बहुत खतरनाक काइजू को दिखाया जाता है और वो बोलता है, तो चलो फिर अब नीचे चला जाए। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है और हम मिलेंगे इसके फाइनल पार्ट में, जो कि मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।